सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 133। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? ए. बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। बी. बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि। सी. लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। डी. देश की जनसंख्या में वृद्धि। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मुद्रा गुणक वह अनुपात होता है जिसके माध्यम से मौद्रिक प्रणाली में एक मौजूदा रुपये के लिए कुल क्रेडिट और मुद्रा की आपूर्ति होती है। यदि लोग अपनी बैंकिंग आदतों को बढ़ाते हैं, यानी वे अधिक धन जमा करने और ऋण लेने लगते हैं, तो यह मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप बैंक अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार बढ़ता है, जिससे मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। वहीं अन्य विकल्प जैसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात या सांविधिक चल निधि अनुपात बढ़ने से मुद्रा गुणक घटता है, क्योंकि इससे बैंक के पास उपलब्ध लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगला प्रश्न, 2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? 1. विस्तारकारी नीतियां। 2. राजकोषीय प्रोत्साहन। 3. मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। 4. उच्च क्रय शक्ति। 5. बढ़ती ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 2 और 4। बी. केवल 3, 4 और 5। सी. केवल 1, 2, 3 और 5। डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है ए. मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था की कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं 1. विस्तारकारी नीतियां, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी और अधिक मुद्रा आपूर्ति, जो खर्च और निवेश को बढ़ाती हैं। 2. राजकोषीय प्रोत्साहन, जो सरकार द्वारा खर्च को बढ़ाने के कारण मांग को उत्तेजित करता है। 3. उच्च क्रय शक्ति, जो उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ाती है। मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी और बढ़ती ब्याज दर आमतौर पर आपूर्ति पक्षीय मुद्रास्फीति से जुड़े होते हैं, न कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न, 3. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। 2. बातचीत से तय लेन देन प्रणाली डर मिलान नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। 3. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 1 और 2। सी. केवल 3। डी. 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यह सही है क्योंकि डीमैट खातों के माध्यम से खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली डर मिलान नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। यह भी सही है क्योंकि यह सिस्टम सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार को नियंत्रित करता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन नहीं किया जाता। यह कथन गलत है क्योंकि CDSL बंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य करता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। अगला प्रश्न, 4. वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। 2. यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। 3. इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह सही है क्योंकि वाटर क्रेडिट सूक्ष्म वित्त के माध्यम से जल और स्वच्छता क्षेत्र में सुधार करने का कार्य करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। यह कथन गलत है क्योंकि वाटर क्रेडिट की पहल मुख्य रूप से वाटरएड द्वारा की गई है, न कि WHO और विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। यह सही है क्योंकि वाटर क्रेडिट का उद्देश्य गरीबों को जल तक पहुंच प्रदान करना और उनके लिए वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न 5. भारत में अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 1. अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। 2. अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलनिधि उपलब्ध कराना। 3. बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 2 और 3, डी. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक केवल बैंकों को ऋण देता है, उद्योगों को नहीं। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलनिधि उपलब्ध कराना यह सही है। केंद्रीय बैंक, जो अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करता है, बैंकों को अस्थायी संकट के दौरान चलनिधि, लिक्विडिटी, उपलब्ध कराता है। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना यह भी केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य केवल वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है, जबकि सरकारें बजटीय घाटे को अपनी वित्तीय नीतियों से प्रबंधित करती हैं। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? ए. इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। बी. रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। सी. निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। डी. प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभावाकलन। इस प्रश्न का उत्तर है ए. R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय और स्थायी तरीके से कार्य करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। इसका उद्देश्य पुनर्चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। यह उद्योग के सभी भागीदारों को जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अन्य विकल्पों से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न 7. ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? 1. वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। 2. ताम्रमल, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन, लीचिंग का कारण बन सकता है। 3. वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। ताम्र प्रगलन संयंत्रों से संबंधित मुख्य चिंता यह है कि ये पर्यावरण में ताम्रमल, कॉपर स्लैग के रूप में भारी धातुओं के निक्षालन, लीचिंग का कारण बन सकते हैं, जो जल और मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बन सकता है और अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण बनता है।
जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी हो सकता है। यह ताम्र प्रगलन से प्राथमिक समस्या नहीं है। अगला प्रश्न 8 भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। 2. कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। 3. इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भट्टी तेल फर्नेस ऑयल एक रिफाइनरी का उत्पाद है जिसे रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जाता है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, खासकर ऊष्मा या पावर प्लांट्स में। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ सकता है और यह प्रदूषणकारी गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का कारण बनता है। इसलिए भट्टी तेल के उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न 9. ब्लू कार्बन क्या है? ए. महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन। बी. वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। सी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। डी. वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इस प्रश्न का उत्तर है ए. ब्लू कार्बन उन कार्बन भंडारों को कहा जाता है जो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों जैसे मैंग्रोव वनों, समुद्री घास के मैदानों और दलदली भूमि में संग्रहीत होते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र कार्बन को शोषित एब्जॉर्ब करते हैं और उसे दीर्घकालिक रूप से संग्रहीत रखते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम होती है और जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है। यह पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और पुनर्निर्माण जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न 10. प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? 1. फर्न। 2. लाइकेन। 3. मॉस। 4. छत्रक मशरूम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 4। बी. केवल 2। सी. 2 और 3। डी. 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। लाइकेन और मॉस दोनों ही मृदाविहीन सतहों पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। लाइकेन एक सहजीवी जीव है जो शैवाल और कवक फंगस का मिलाजुला रूप है और यह पत्थरों, पेड़ों और अन्य कठोर सतहों पर विकसित होता है। मॉस भी एक छोटे प्रकार का पौधा है जो विशेष रूप से नम और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह सकता है और यह अक्सर दीवारों, चट्टानों और पेड़ों पर पाया जाता है। इनकी विशेषता यह है कि ये बिना मिट्टी के भी जीवित रह सकते हैं।